तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर अपनों ने दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में देखा कि हमने ये देखा कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार से उसको ज्ञात किया जाता है। हमने सिर्फ उसके एक सूत्र की बात की थी और फिर वहाँ पर लास्ट में हमने एक सूत्र n कैप के लिए जो कि अभिलंब इकाई सदिश था दो दिश रेखाखंडों के लिए, हमने उसकी भी बात की थी। देखिए कि हमारे पास कोई एक सदिश है ए सदिश और एक दूसरा सदिश है बी। दोनों के बीच में अगर हमने क्रॉस लगा देते हैं तो ये इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल बन जाता था और इसको हमने बराबर एक बार सी सदिश के बराबर मान लिया था। और फिर हमने ये लिखा था कि सी सदिश का परिमाण बराबर था ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और फिर आ जाता था साइन थीटा। और थीटा के बारे में हमने ये बताया था कि थीटा जो है वो ए सदिश और बी सदिश दोनों सदिशों के मध्य का कोण है। हमने थीटा की भी बात की थी कि अगर ये इस तरीके से ए सदिश बना दें और इधर बी सदिश बना दें तो दोनों सदिशों के बीच का जो एंगल है वो थीटा। और फिर उसके बाद में हमने इसी सी के अंदर ये ए क्रॉस बी लिखा हमने इस तरीके से ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये बराबर था ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और साइन थीटा। और एक हमने लिखा था एन कैप और इस एन कैप को हमने बोला था कि सी सदिश की दिशा है ये निश्चित दिशा, सी सदिश की निश्चित दिशा। और इसका सूत्र बना था ए सदिश क्रॉस बी सदिश बटा में एक सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। इकाई सदिश था दो जो कि ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत था। ठीक है, अपन इसको ये कह सकते हैं कि ए सदिश और बी सदिश दोनों सदिशों को मिलाने वाले तल के लंबवत मिलाने वाले तल के लंबवत इकाई सदिश। और इस इकाई सदिश के लिए हमने ये भी बताया था कि तल के लंबवत ये बाहर भी हो सकता है और तल के लंबवत ये अंदर भी हो सकता है। अब वो बाहर कब होगा और अंदर कब होगा वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं और साथ में हम इसका एक ज्यामितीय रूप भी आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए स्टूडेंट, सदिश गुणनफल की जो ज्यामितीय व्याख्या है उसको किस प्रकार से यहाँ पर अपने परिभाषित करेंगे। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो सदिश गुणनफल है वो क्षेत्रफल से संबंधित है। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अदिश गुणा प्रक्षेप से संबंधित होता है और सदिश गुणा जो है वो संबंधित होता है किससे, क्षेत्रफल के साथ। और वो क्षेत्रफल किस आकृति का था, किसी एक समतल आकृति का वो एक क्षेत्रफल था। तो आज अपने उसी समतल आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को दो सदिश बनाने पड़ेंगे। हम एक सदिश बनाएंगे ए सदिश और एक बनाएंगे बी सदिश और दोनों सदिशों के बीच में जो एंगल है वो कितना लेके चलेंगे, थीटा। कि हमारे पास कोई दो सदिश हैं इस तरीके से कि ये हमने मान लिया ए सदिश और इस तरफ हमने मान लिया बी सदिश। दोनों के प्रारंभिक बिंदु हमने मान लिए ए बिंदु पर, ठीक है, एक ही जगह पर, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, एक समांतर दिश रेखाखंडों की रचना करनी है। परिमाण जो है वो इन्हीं के बराबर रहना चाहिए। मतलब कैसे कि जो ये सदिश है ये वाला, जैसे इसको नाम दे दिया हमने ए बी, ये सदिश का परिमाण बन जाएगा और ये दिश रेखाखंड जो भी है इसी के बराबर, मतलब इसी के समांतर एक दिश रेखाखंड हमने ऊपर बना देंगे यहाँ। और इसी तरीके से यहाँ जैसे ये बी सदिश जो भी है, जैसे इसको डी नाम दे दिया बिंदु को, इसी के समांतर अपने इस तरीके से यहाँ बना देंगे। ये बी सदिश बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ए सदिश। इस बिंदु को नाम दे देंगे अपने क्या, सी। मतलब अपने को क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की अपने को रचना करनी है कि इसी सदिश के समांतर और इसी परिमाण का एक सदिश यहाँ बना दिया, फिर इस सदिश के समांतर और इसी के परिमाण के बराबर का सदिश इधर बना दिया। नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। अब अपने पास इस समांतर चतुर्भुज की ये दो आसन भुजाएं हैं कि ए बी जो है, ए बी और ए डी। ठीक है, ध्यान देना, ए बी और ए डी ये दोनों समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं।
समांतर चतुर्भुज ABCD की आसन भुजाएं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं मतलब इसी बिंदु से निकलती हैं ये। ठीक है, इसी बिंदु से दो भुजाएं निकलती हैं, तो ये आसन भुजाएं हैं। और अब हम यहाँ पर इनका परिमाण सदिश रूप में जो भी है उसकी बात कर लेते हैं कि AB जो सदिश बनेगा, ठीक है, इसका जो परिमाण है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, A सदिश के परिमाण के बराबर। और AD के लिए कि AD सदिश का जो परिमाण होगा वो बराबर होगा B सदिश के परिमाण के बराबर। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। एंगल बीच में अपने थीटा लिख रखा है यहाँ पर। अब अपने को यहाँ क्या करना है, इसकी रचना करनी है। हम वैसे तो जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, अगर अपने बात करें क्षेत्रफल की, डायरेक्ट मैं क्षेत्रफल पर ही आ रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र है आधार इंटू ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब अपने को यहाँ देखना है कि आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है। आधार की कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने आधार मान सकते हैं AB को। ये जो AB भुजा है ये समांतर चतुर्भुज के लिए क्या है, आधार है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई के लिए यहाँ पर अपने को एक लंब खींचना पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर एक रचना करेंगे, और वो रचना करेंगे क्या कि जो आधार अपने को मिला AB, ठीक है, ये AB जो है, यहाँ लिख लेंगे AB, ये AB तो है आधार। अब मुझे लंब चाहिए या ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई के लिए मुझे इस आधार पर 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। तो देखो वो 90 डिग्री का जो कोण है वो कहाँ बनेगा, तो इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से यहाँ नीचे की तरफ अपने को एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी है। इस एंगल को छोटा दिखा लेते हैं। तो ये 90 डिग्री की लाइन बना दी हमने। इसको नाम देते हैं हमने कुछ भी, जैसे M, ठीक है, M नाम दे दिया इसे कि DM, जो DM है ये ऊंचाई है। जो DM है वो क्या चीज़ है, ऊंचाई है समांतर चतुर्भुज की। DM जो है वो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है वो बन जाएगा आधार AB गुणा में ऊंचाई कितनी, DM। ठीक है, और AB का जो मान है, AB का मान तो है हमारे पास, वो A सदिश के परिमाण के बराबर बन जाएगी। भुजा की जो लंबाई है, AB भुजा की जो लंबाई है वो A सदिश के परिमाण के बराबर आ जाएगी। लेकिन हमारे पास ये जो DM है, इस DM का मान नहीं है, तो इस DM का मान अपने कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये वाला एंगल तो अपने को जैसे दे ही रखा है थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल अपने को दे रखा है थीटा, ये थीटा एंगल दे रखा है। ये सामने 90 डिग्री का कोण, ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा, DMA, ठीक है, DMA जो है ये समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें लंब का मान ज्ञात करना है, और इस कर्ण का मान हमें यहाँ से मालूम है। कर्ण का मान अपने को पता है और लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो अपने साइन थीटा का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे लंब बटा कर्ण वाले सूत्र से। तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DMA में, ठीक है, DMA में साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का मतलब ये आ गया कि DM बटा में AD। तो यहाँ से DM का मान भी आ जाएगा। तो DM का मान आएगा AD साइन थीटा, AD साइन थीटा। तो अब मेरे पास DM का मान भी है, तो DM का मान मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD जो है वो क्या बनेगा, तो AB गुणा में DM का मान। तो DM का मान ये रहा AD साइन थीटा, AD साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा AB। अब AB जो है वो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, AB जो है वो A सदिश के परिमाण के बराबर बनेगा। तो AB की जगह तो आ जाएगा A सदिश का परिमाण, और AD की जगह आ जाएगा B सदिश का परिमाण, और ये साइन थीटा साथ में पड़ा रहेगा। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। समांतर चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आया कि A सदिश का परिमाण, फिर B सदिश का परिमाण, और फिर साथ में इसके गुणा में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया।
और अभी मैंने आपको बोला था ये वीडियो जब स्टार्ट की थी कि ये जो मान होता है ये ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण होता है। मतलब इसको मैंने क्या लिखा कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसका जो परिमाण है ये परिमाण होता है ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमने लिखा अभी स्टार्टिंग के अंदर। तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो उसकी जो आसन भुजाएं होती हैं, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो उसकी आसन भुजाओं का, ठीक है, जो आसन भुजाएं हैं उनका जो भी सदिश बनेगा, आसन भुजाओं से जो भी सदिश बनेगा उनके सदिश गुणनफल के परिमाण के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उसकी आसन भुजाओं से जो सदिश बनते हैं उनके सदिश गुणनफल के परिमाण के बराबर होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ये हमारे पास रिजल्ट है सदिश गुणनफल से। और यहाँ पर हमने लिख ही रखा है ये एरिया ऑफ ए बी सी डी है, ये समांतर चतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल है। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसी के आगे कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर इस तरीके के। ये सारा रिजल्ट अपने को ध्यान में रखना है, सही इतना। ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान है, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल, ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, वो सदिश गुणनफल जो होता है ना, सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल और उसके परिमाण के बराबर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो सदिशों के सदिश गुणनफल के परिमाण के बराबर होता है। और वो जो दो सदिश हैं वो कौन से दो सदिश हैं, वो दोनों सदिश जो हैं वो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के सदिश हैं। यहाँ आसन भुजाओं को सदिश रूप में अगर अपने व्यक्त करें तो वो हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि सदिश गुणनफल की जो ज्यामितीय व्याख्या है उसमें सिर्फ एक ही बात अपने को ध्यान में रखनी है कि सदिश गुणनफल जो होता है, सदिश गुणनफल जो होता है वो परिमाण के रूप में, सदिश गुणनफल जो है परिमाण के रूप में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। सदिश गुणनफल जो है वो परिमाण के रूप में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। इसको मैं लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि सदिश गुणनफल जो है, ठीक है, कि सदिश गुणनफल परिमाण के रूप में, ठीक है, ये परिमाण के रूप में आया भी, ठीक है, परिमाण के रूप में, सदिश गुणनफल परिमाण के रूप में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, ठीक है। और ये जो सदिश गुणनफल है, ये जो सदिश गुणनफल है ये किसका गुणनफल है, ये समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से जो सदिश बनेगा, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से, कि ये जो भुजा है ए बी, इससे जो सदिश बनाए हमने ए बी सदिश, या जिसको अपने ए सदिश भी बोल सकते हैं, और इस भुजा से जो सदिश बनाए वो कौन सा था, बी सदिश। तो इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल और फिर उसका परिमाण, तो वो जो आएगा अपने पास ए क्रॉस बी का परिमाण, वो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये चीज़ अपने को समझनी है। अब यहाँ से अपने को और क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो देखिए। यहाँ से अपने को सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है, देखिए अभी तक हमने जो सदिश, जो भी अपनों ने अभी ये सदिश गुणनफल किया, इस सदिश गुणनफल की जो दिशा हमने बताई कि जैसे दिशा जो है वो तल के लंबवत बाहर या अंदर, ठीक है, उसकी बात नहीं की अभी। इतना जरूर बता दिया कि दिशाएं दो होंगी, या तो तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी या तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। अब वो तल के लंबवत बाहर कैसे होगी या तल के लंबवत अंदर कैसे होगी, ठीक है, तो उसका देखो यहाँ से अपने कैसे आइडिया लगा सकते हैं। तो अब अपने इसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, ठीक है। दो बिंदु अपने पास यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो देखिए उनको किस तरीके से समझना है। हमने लिखा कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश, और ये बराबर किसके आया कि ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, फिर साइन थीटा, और अब मैं दिशा साथ में लिख रहा हूँ इसके, एन कैप, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अपने इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि अभी तक तो अपने क्या कर रहे थे, इसको दो तीन हिस्सों में लिख रहे थे। वो दो तीन हिस्से कौन से थे, वो दो तीन हिस्से थे ये वाले, कि अपने लिख रहे थे ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर सी सदिश, और फिर मैं लिखता था कि सी सदिश का जो परिमाण है
वो बराबर है ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, और फिर साथ में क्या लिखता था, साइन थीटा। एक तो ये लिखता था, और एक अपने इसमें लिखते थे कि सी की दिशा, तो सी की दिशा को एन कैप द्वारा लिखते थे, और ये बराबर था ए सदिश क्रॉस बी सदिश और बटा में ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। तो इतना कुछ लिखने के बजाय अपने एक ही लाइन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो लिखा हमने, ये सारा ये जो मान है, ये वाला ये मान सी सदिश का मान है। ये किसका मान है, सी सदिश का मान। इसमें सी सदिश का परिमाण भी आ गया, ये तीनों जो है गुणा में ये सी सदिश का परिमाण है, और इसमें सी सदिश की दिशा भी आ गई। वो एन कैप जो है वो सी सदिश की क्या है, दिशा भी है। अब अपने को बिंदु कौन से ध्यान में रखने हैं, तो इसमें नंबर एक है, नंबर एक कि यदि ए सदिश और बी सदिश, यदि ए सदिश और बी सदिश दोनों एक ही दिशा में हों, दोनों एक ही दिशा में हों, कि जिस तरफ ए सदिश है उसी तरफ क्या हो, बी सदिश हो, तो क्या होगा कि मान लो ये ए सदिश है और इसी दिशा में बी सदिश है, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री हम जानते हैं बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर 0, और 0 नहीं लिखेंगे, 0 सदिश के रूप में लिखेंगे, 0 सदिश। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना कि वैसे तो इस तरीके से डायग्राम है कि ये ए सदिश है और ये बी सदिश, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। कि अगर ये बी जो है, अगर बी सदिश, ठीक है, बी सदिश ए सदिश की दिशा में हो जाए, वो डायग्राम बना दिया, तो इस स्थिति में तो इस स्थिति में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। कि अभी तो थीटा कोई ना कोई न्यून कोण अपने को दिख रहा है। अगर ये ऐसे हो जाए बी सदिश, तो ए सदिश इस तरफ है और बी सदिश भी इसी तरफ है, तो दोनों में थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होते ही यहाँ पर जैसे 0 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, 0, तो साइन 0 बन जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये मान 0 हो गया, मतलब ये सारा जो परिमाण है वो 0 हो गया, सारा का सारा परिमाण 0 हो गया, क्योंकि इसके गुना में ये है और फिर इसके गुना में ये, तो ये तीनों गुणनफल 0, तो परिमाण 0। ध्यान देना, परिमाण 0 हो जाएगा, परिमाण 0। और ये एन कैप तो वो लंबवत वाली दिशा है ही, एन कैप जो वो लंबवत वाली दिशा है ही, तो परिमाण 0 है लेकिन दिशा वहाँ पे है, तो इसलिए इसको अपने शून्य सदिश के रूप में लिख देंगे, शून्य सदिश। ध्यान देना, शून्य सदिश। ठीक है, कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर किसके हो जाएगा, शून्य सदिश के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब दोनों सदिश जो हैं वो एक ही दिशा में हों, दोनों सदिश क्या हों, एक ही दिशा में। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है अपने को कि अगर ए सदिश बी सदिश के बराबर हो जाए, तो अगर ए सदिश बी सदिश के बराबर हो जाए, तो इस स्थिति के अंदर भी थीटा 0 रहेगा। मतलब ए क्रॉस ए अगर कोई पूछे अपने से क्या होता है, तो ए क्रॉस ए भी 0 के बराबर ही होगा। या कोई अपने से ये पूछे कि बी सदिश क्रॉस बी सदिश, तो ये बराबर भी किसके हो जाएगा, शून्य सदिश के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना कि अगर ए और बी के मान अलग अलग हैं और एक ही दिशा में हैं, ए और बी के मान अलग अलग हैं और एक ही दिशा में हैं, तब भी ए क्रॉस बी जो है वो 0 बन जाएगा। और अगर दोनों के मान बराबर हैं, जो मान ए सदिश का है वही मान अगर बी सदिश का है, उस स्थिति में ये दो बातें बनेंगी, ए क्रॉस ए बनेगा और एक बी क्रॉस बी बनेगा, तो दोनों के मान यहाँ पर भी क्या होंगे, 0 सदिश के बराबर ही हो जाएंगे। तो एक तो ये बिंदु अपने को ध्यान में रखना है कि दोनों अगर एक ही दिशा में है, दोनों सदिश अगर एक ही दिशा में है, तो रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से कोई अपने से ऐसे पूछ ले कि ए सदिश क्रॉस 2 ए सदिश, तो ये कितना आएगा, तो ये मान भी 0 सदिश के बराबर ही आएगा। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को समझ लेना कि यहाँ पर भी ए सदिश है और यहाँ पर भी ए सदिश है। ठीक है, कांस्टेंट गुणा में अगर कोई संख्या दे रखी है तो वो भी समांतर सदिशों के रूप में ही होती है, इसलिए रिजल्ट जो है वो क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है, अगर कोई संख्या गुणा में दे भी दी जाए। कि अपने को तो सिर्फ इससे मतलब है, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो रिजल्ट जो है वो 0 आएगा, अगर बीच में क्रॉस लगा हुआ है तो। ठीक है, अब अपने इसका दूसरा पॉइंट जो है, यदि ए सदिश
और बी सदिश दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब इस तरफ तो ए सदिश है और इस तरफ बी सदिश है, विपरीत हों अगर, ठीक है, दोनों विपरीत हों, तो इस स्थिति में थीटा जो है वो पाई के बराबर हो जाएगा, या यूँ कहें कि 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, पाई या 180 डिग्री एक ही बात है। और हम जानते हैं यहाँ से फिर साइन 180 डिग्री का जो मान है, साइन 180 डिग्री का मान वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से भी सेम ही रिजल्ट बनेगा कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश जो है वो बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं तब भी ए क्रॉस बी जो आएगा वो 0 सदिश के बराबर आ जाएगा, और अगर दोनों सदिश इस तरीके से विपरीत दिशाओं में है, ठीक है, दोनों सदिश अगर विपरीत दिशाओं में है तब भी ए सदिश क्रॉस बी सदिश जो है वो बराबर क्या आएगा, 0 सदिश के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ अपने ध्यान में, ये दो बिंदु हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं कि दोनों सदिश अगर एक ही दिशा में है तब भी शून्य सदिश के रूप में इसका सदिश गुणनफल बनेगा, और दोनों सदिश अगर अलग अलग दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में, मतलब विपरीत दिशाओं में, अगर दोनों सदिश विपरीत दिशाओं में हैं तब भी इनका जो सदिश गुणनफल है वो बराबर क्या बनेगा, 0 के बराबर बनेगा। अब यहीं से अपने त्रिविम तल पे आ जाएंगे। त्रिविम तल के जो सदिश हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इस दिशा में जो इकाई सदिश हमने बनाया था स्टार्टिंग में, ध्यान हो तो इस दिशा में इकाई सदिश हमने बनाया था आई कैप, इस दिशा में हमने इकाई सदिश बनाया था जे कैप, और इस दिशा में इकाई सदिश हमने बनाया था के कैप, और ये बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, ये अपने जानते हैं। ध्यान देना कि आई सदिश क्रॉस आई सदिश, जे सदिश क्रॉस जे सदिश, ठीक है, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप, इनके मान क्या होंगे। तो अभी हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखा था उसी का ही तो ये रूप है कि आई और आई दोनों आई अगर एक ही दिशा में हैं, कि ये दोनों सेम हैं, दोनों सदिश अगर सेम है तो इनका रिजल्ट जो है वो 0 सदिश के बराबर बन जाएगा। तो आई क्रॉस आई जो है वो 0 सदिश के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0 सदिश के बराबर आएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से अगर मान चेंज हो जाए, मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप आ जाए तो क्या होगा, या फिर जे कैप क्रॉस के कैप आ जाए तो क्या होगा, या फिर के कैप क्रॉस आई कैप आ जाए तो क्या होगा। अब इनके रिजल्ट अपने किस तरीके से लिखेंगे कि हमने ये देख लिया कि दोनों अगर एक ही दिशा में फिर तो ये 0 सदिश के बराबर बन गया, लेकिन अगर मान चेंज कर दिए जाएं तब क्या होगा कि आई क्रॉस जे क्या होगा। तो इसके लिए अपने वो रिज़ल्ट है, कौन सा रिज़ल्ट, कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण, फिर साथ में था साइन थीटा और लास्ट में था एन कैप। ये रिज़ल्ट अपने पास है, तो इसी रिज़ल्ट का अपने यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अपने पहले बात कर लेते हैं इस पॉइंट की, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये बनेगा उस रिज़ल्ट से आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण, फिर साइन, दोनों के बीच में एंगल, आई और जे के बीच में एंगल, तो ये एंगल हम जानते हैं कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री, फिर एन कैप, तो यहाँ लिख देंगे एन कैप, ठीक है। तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है हम जानते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा गुणा, ठीक है, ये सामान्य गुणा है अभी, जे कैप का परिमाण भी 1, फिर गुणा साइन 90 डिग्री का मान 1, फिर गुणा एन कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर आ गया एन कैप के। अब यहाँ पर एक नियम बताया हुआ है, और वो नियम है
ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अपने को अभी आई कैप क्रॉस जे कैप के बारे में तो पता लग ही गया। अब एन कैप क्या चीज़ होगी, ठीक है, पहले अपने लिख लेते हैं कि एन कैप जो है वो आई कैप और जे कैप, एन कैप जो है वो आई कैप और जे कैप दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश है। दोनों सदिशों के लंबवत क्या है, इकाई सदिश है। अब आई और जे के लंबवत इकाई सदिश, अब यहाँ पर तो एक ही स्थिति संभव है और वो हम जानते भी हैं। अपने को पता है कि आई जे और के जो है ना, ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं कि आई और जे के बीच में 90 डिग्री का कोण है, जे और के बीच में भी 90 डिग्री का कोण होता है, और आई और के बीच में भी कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये तीनों परस्पर लंबवत हैं। आई जे और के जो है वो तीनों जो है वो परस्पर क्या है, लंबवत हैं। तो अब देखो कि आई कैप और जे कैप दोनों के लंबवत कौन होगा, तो यहाँ से रिजल्ट साफ अपने को पता लग रहा है कि अपने को ये देखना है कोई ऐसा सदिश कौन सा है, ऐसा कौन सा सदिश है जो आई के भी साथ 90 डिग्री का कोण बनाए और जे के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाए। तो इस आई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए और इस जे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वो सदिश कौन सा है, वो के सदिश, जो कि इस तरीके से है, अंदर की तरफ भी है बाहर की तरफ भी है, दोनों ही बातें यहाँ पर अभी काम करेंगे। ठीक है, कि एन कैप जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर के कैप के बराबर हो जाएगा। एन कैप जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, के कैप के बराबर हो जाएगा, मतलब जेड की दिशा में, जेड की दिशा में। कि अपने जानते हैं कि एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये इस तरीके से होता है कार्तीय तल। ठीक है, कि ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और त्रिविम तल के लिए एक जेड डैश हो रहा जाता है। तो वो जो जेड डैश है वो इस तरीके से, अगर ये जेड डैश है तो वो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से दीवार के अंदर भी होगा ये, ठीक है, दीवार के अंदर भी होगा और कुछ हिस्सा इसका बाहर भी होगा। मतलब मान लो ये दीवार के अंदर है तो ये वाला हिस्सा जेड मान लिया और दीवार के जो पीछे है वो जेड डैश हो गया। ये त्रिविम तल होता है इस तरीके का। तो अपने को क्या करना है, आई और जे दोनों के लंबवत देखना है। तो दोनों के लंबवत मतलब इस दिशा में ये तो आई सदिश की दिशा है और ये जे सदिश की दिशा है। तो आई सदिश और जे सदिश, इन दोनों के लंबवत कौन सा सदिश है, वो के सदिश है। वो के सदिश अब दीवार के बाहर भी है और दीवार के अंदर भी। अब वो कौन सा है, वो दीवार के बाहर वाला है या दीवार के अंदर वाला है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझना अपने को कि पहले तो ये कार्तीय तल से त्रिविम तल के ऊपर जाना अपने को समझ में आना चाहिए कि ये भी कार्तीय तल बना रखा है, लेकिन त्रिविम तल के लिए एक जेड डैश और चाहिए अपने को, कि अगर ये जेड और ये जेड डैश है तो ये इस तरीके से लंबवत होगा, जो दीवार के बाहर भी है और कुछ हिस्सा दीवार के अंदर भी है। जो दीवार के बाहर है वो जेड हो गया और जो दीवार के अंदर उसको मैंने एक बार जेड डैश मान रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, आई और जे दोनों के लंबवत चाहिए। तो दोनों के लंबवत है तो यही चीज़ वो, लेकिन अब अपने को ये नहीं पता कि वो जेड वाली है या जेड डैश वाली है। ठीक है, कि दीवार के लंबवत वो बाहर की तरफ है या दीवार के लंबवत वो अंदर की तरफ है। दिशाओं के ऊपर बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर। तो उसी दिशा के लिए मैंने आपको भी बोला कि एक नियम है दक्षिण हस्त तंत्र। ठीक है, ये एक नियम है, इसको दाएं हाथ का नियम भी बोल देते हैं, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, इस नियम से अपने वो दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दाएं हाथ के नियम से वो दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो वो नियम अब है क्या, तो उसके लिए देखें यहाँ पर कि इस तरफ है आई कैप और इस तरफ क्या है, जे कैप। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई क्रॉस जे। तो इसका ये मतलब हुआ कि आई से जे की तरफ चलना है नियम के अनुसार, कि आई से किसकी तरफ चलना है, जे की तरफ, और दाएं हाथ से, कि ये हमारे पास जैसे दायां हाथ है। ठीक है, हम जिस हाथ से लिखते हैं वो नहीं, ठीक है, राइट हैंड, तो वो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। तो दाएं हाथ का यूज़ करना है अपने को। तो दायां हाथ जो है, ठीक है, जैसे इसने बोला कि आई कैप, तो आई कैप की तरफ अपने क्या करेंगे, ये जो अपनी चारों उंगलियां हैं इसको आई कैप की तरफ रखेंगे, कि आई कैप इस तरफ है। तो मैंने क्या किया, इन चारों उंगलियों को आई कैप की तरफ रखा, और जाना कहाँ पर है, जे की तरफ जाना है ना। तो अपने क्या करेंगे, उंगलियों को जे की तरफ घुमा लेंगे। ठीक है, समझ रहे इस चीज़ को,
कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कि आई से जे की तरफ जाना है तो आई की तरफ स्टार्टिंग वाला जो सदिश है उसकी तरफ तो अपने 4 उंगलियों को रखेंगे और जिस सदिश पर पहुंचना है उस तरफ उन उंगलियों को घुमाना है। तो आई इस तरीके से, मतलब हमने इन उंगलियों को रख फैलाया और जे की तरफ जाएंगे, जे की तरफ घुमा लेंगे तो अंगूठा जैसे बाहर की तरफ रहेगा, दाएं हाथ के लिए अंगूठा जो बाहर की तरफ रहेगा, तो अपने यहाँ से समझ सकते हैं कि दिशा जो है वो बाहर की तरफ रहेगी, कि अंगूठे की दिशा जो है वही अपने को बताएगी तल के लंबवत अंदर की तरफ अपनी दिशा लेनी है या तल के लंबवत बाहर की तरफ अपने को दिशा लेनी है। तो यहाँ से क्या होगा, आई, ठीक है, आई क्रॉस जे जो है वो के कैप के बराबर आ जाएगा। आई क्रॉस जे जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, के कैप के बराबर। इसी को अपने ऐसे भी कह सकते, अभी देखना, अब ये क्लियर हो जाएगा कि जे क्रॉस आई, कि जे क्रॉस आई अब किसके बराबर होगा। तो अपने को जे से आई की तरफ चलना है तो दाएं हाथ की जो 4 उंगलियां हैं उसको पहले जे की तरफ रखेंगे और वहाँ से अपने आई की तरफ जाएंगे। तो देखिए ये जे ऊपर की तरफ है तो 4 उंगलियों को अपने ऊपर की तरफ रखा और जाना किस तरफ है, आई की तरफ जाना है तो आई की तरफ उंगलियों को मोड़ेंगे। तो इस बार अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ गया, दीवार के अंदर गया, ठीक है, अंगूठे की जो दिशा है वो दीवार के अंदर है। तो इसका मतलब इस बार जो सदिश आएगा ना वो तल के लंबवत अंदर की तरफ जाएगा। और मैंने बोला कि जेड जेड डैश, जेड जेड डैश, तो जेड इस तरफ है और जेड डैश अंदर की तरफ है दीवार के, मतलब वो माइनस वाली जो दिशा है ना, माइनस वाली दिशा, वो माइनस वाली दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो माइनस का के कैप, माइनस का के कैप, ये चीज़ अपने को समझनी है यहाँ पर कि अपने को दाएं हाथ के नियम से आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई के मान निकालने हैं। बाकियों के लिए भी अपने कर सकते हैं कि मान लो कि अपने को आई क्रॉस के का मान निकालना हो या जे क्रॉस के का मान निकालना हो तो वो मान अपने किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो वो मान भी हम इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं दाएं हाथ के नियम की सहायता से। और इस, ये तो चलो हमने आई जे और के लिए किया, इस नियम को अपने ए और बी सदिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वहाँ और देख लीजिए इस नियम को ए और बी सदिश के लिए। कि ए सदिश और ये बी सदिश, दोनों के बीच में एंगल है थीटा और मुझे ज्ञात करना है ए क्रॉस बी। और ये मैंने लिखा था ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, फिर साइन थीटा और साथ में आ जाएगा एन कैप। और एन कैप मुझे पता था ए और बी दोनों के लंबवत है। जो एन कैप है ये लंबवत है ए सदिश के और एन कैप लंबवत है किसके, बी सदिश के। और साथ में इकाई सदिश है, साथ में क्या है, इकाई सदिश भी है। लेकिन अब अपने को ये पता करना है कि ये लंबवत बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। तो उसके लिए अगर अपने पास डायग्राम है, अगर हमारे पास डायग्राम पहले से बना हुआ है, एग्जैक्ट अगर डायग्राम अपने पास है, तभी अपने ये दाएं हाथ का नियम जो है वो लगा सकते हैं। कि अगर मेरे पास पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, तभी वो दाएं हाथ का नियम वो लागू होगा, अदरवाइज अपने उस नियम को लागू नहीं कर सकते। तो मान लो अगर ये डायग्राम है, ये हमें दे रखा है डायग्राम मान लीजिए, और हमें ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। हमने मान ज्ञात कर लिया और हमने यहाँ पे एन कैप भी लिख दिया। और एन कैप मुझे पता भी है कि ए और बी दोनों के क्या है, लंबवत है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि वो लंबवत अब बाहर है या अंदर है। दोनों एक साथ तो लिख नहीं सकते। यहाँ तो अपने को ये बताना पड़ेगा कि तल के लंब तो बाहर की तरफ है, यहाँ अपने को ये बताना पड़ेगा कि तल के लंबवत अंदर की तरफ है। तो वो बाहर और अंदर किस तरीके से बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, तो अपने क्या करेंगे, दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं उसको ए की तरफ रखेंगे, ए सदिश की तरफ, ए सदिश की तरफ रखा और बी तक पहुंचना है तो बी की तरफ उसको घुमाएंगे। तो अंगूठा जैसे बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम के लिए एन कैप की जो दिशा है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। इस डायग्राम के लिए एन कैप की जो दिशा है वो तल के लंबवत तो है ही, तल के लंबवत है, लेकिन तल के लंबवत कैसी है, बाहर की तरफ है। तल की लंबवत क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और अगर अपने को कोई बोले कि बी क्रॉस ए की दिशा क्या होगी, बी क्रॉस ए की दिशा, यहाँ अगर ए और बी की बजाय बी, ठीक है, ए और बी को अगर अपने इंटरचेंज कर दें, मतलब बी क्रॉस ए कर दें, तो क्या होगा, मतलब अपने को बी की तरफ उंगलियों को रखना है और ए तक लेके जाना है। मतलब दाएं हाथ की उंगलियों को बी की तरफ रखेंगे
ठीक है, और ए की तरफ जाएंगे, ए की तरफ मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ है, तो इस कंडीशन में दिशा जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, दिशा जो है वो कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे बी क्रॉस ए की जो दिशा है वो तल के लंबवत, तल के लंबवत तो है ही लेकिन अंदर की ओर है, तल के लंबवत क्या है, अंदर की ओर। मतलब ए क्रॉस बी की दिशा तो है बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए की दिशा अंदर की तरफ है, सिर्फ दिशाओं का फर्क है, बाकी और कहीं पर कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब कि अगर अपने यहाँ बी कर दें और यहाँ ए कर दें, एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परिमाण में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा कि ये एन कैप तो बाहर की तरफ है, लेकिन जब इसके लिए लिखेंगे तो वो अंदर की तरफ वाला आएगा, तो प्लस माइनस का फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट और अपने पास तैयार है, वो देखिए रिजल्ट कौन सा है। वो रिजल्ट है कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश जो है ये बराबर होता है माइनस, इस माइनस के बराबर होता है माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश के। मतलब अगर अपने इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का फ़र्क आ जाएगा। वो हमने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी हमने देखा कि अपनों ने ये देखा कि आई सदिश मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप ये तो बराबर आया था के कैप के, लेकिन अगर अपने ने जे को इधर कर दिया और आई को इस तरफ कर दिया तो ये बराबर बन जाता है माइनस के कैप के। तो दिशाएं जो है वो विपरीत हो जाती हैं, इस कारण प्लस माइनस का अंतर आ जाता है सदिश गुणनफल के अंदर। इस रिजल्ट को ध्यान रखना है कि अगर अपने इंटरचेंज करते हैं सदिशों को सदिश गुणनफल के अंदर, सदिश गुणनफल के अंदर सदिशों को इंटरचेंज करते हैं तो प्लस माइनस का फ़र्क आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर इसका काफ़ी यूज़ भी है। और अब अपने आई जे के जो बाकी रिजल्ट हैं उनको लिख लेते हैं। देखिए जे सदिश क्रॉस के सदिश, ठीक है, जे क्रॉस के, तो ये बराबर होगा आई कैप के बराबर। और अगर इनको इंटरचेंज कर दोगे तो माइनस आई के बराबर बन जाएगा। और इसी तरीके से एक और रिजल्ट है के कैप क्रॉस आई कैप, ये बराबर होता है जे कैप के, और अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो माइनस जे कैप के बराबर बन जाएगा। और इसको याद करने के लिए आपको एक सर्कल ध्यान में रखना पड़ेगा, वामावर्त सर्कल, वामावर्त वर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के रूप में आई जे और के, ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। इसी क्रम में रहोगे तो प्लस आएगा, इसके विपरीत जाओगे तो माइनस आ जाएगा। मतलब जैसे यहीं से स्टार्ट करें कि आई से जे की तरफ जाएंगे, आई से जे की तरफ, वो लिख ही देता हूँ, आई क्रॉस जे, कि आई से जे की तरफ जाएंगे तो एक ही दिशा है तो आगे के मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा के कैप, ठीक है। जैसे जे से के की तरफ जाओगे तो एक ही दिशा है तो अगला सदिश मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, तो ये रहा। जे से के की तरफ जाओगे तो आई प्लस में मिल जाएगा। अगर उसी दिशा में रहोगे, इस सर्कल की दिशा में रहोगे तो प्लस में रिजल्ट आएगा, इस सर्कल के विपरीत चले गए तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा। जैसे उसके लिए जैसे जे से आई की तरफ जाना है, जैसे यहाँ जे क्रॉस आई है तो जे से आई की तरफ, तो विपरीत हो गया ये, तो कि ये तो इस तरीके से है, अपने जा रहे हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपने, तो अगर अपने क्लॉकवाइज चलने लग गए तो रिजल्ट माइनस में आएगा। कि अगर अपने एंटी क्लॉकवाइज रहे तो रिजल्ट प्लस में है, और अगर अपने क्लॉकवाइज चलें तो रिजल्ट माइनस में आएगा। मतलब कोई अपने से पूछे कि आई क्रॉस के, हालांकि लिख रखा है आई क्रॉस के, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि आई से के, आई से के, समझ रहे चीज़ को, तो आई से के ये क्लॉकवाइज की घड़ी की जो सुई की दिशा है उसके अनुसार हो गया। तो इसके विपरीत कि ये तो इस तरीके से है, लेकिन अपनों ने जो लिखा है वो ऐसे लिखा है, तो रिजल्ट आएगा तो जे, लेकिन माइनस लग जाएगा, ठीक है। कि अगर अपने इसके विपरीत रहे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और अगर अपने इसी दिशा में रहे तो रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। और अगर दोनों एक जैसे हैं तब तो रिजल्ट वो जीरो सदिश के बराबर आया ही था, एक वो तो है ही हमारे पास कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के,
जो ये रिजल्ट है वो 0 सदिश के बराबर है। और इसी का यूज़ अब अपने क्वेश्चन के अंदर भी करेंगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन जो है अपने सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अब अपने क्या है कि जो सदिश अपने को मिलेगा ना वो घटकों के रूप में मिलेगा, और घटकों के रूप में अपने सदिश गुणनफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ तो अपने पूरा इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लिखें, ठीक है, कि जो भी अपने को दो सदिश दे रखेंगे उनका डायरेक्ट अपने गुणा करें इसी तरीके से। और एक इसका तरीका और भी है, वो सारणिक वाली विधि है, तो वो दोनों ही मैं अभी एक एग्जाम्पल है वो एक सोल्व करवा देता हूँ। तो देखिए जैसे 16वां एग्जाम्पल है, इसको अपने किस तरीके से सोल्व करें कि अब अपने को क्या घटकों के रूप में दो सदिश दे रखे हैं, बीच में क्रॉस लगा हुआ है, मतलब इन दोनों का सदिश गुणा करना है। तो अपने क्या करेंगे, एक तो इसको डिटेल के अंदर सोल्व करके देख लेंगे कि पूरा अपने जैसे बीजगणितीय गुणा करते हैं उस तरीके से इसका गुणा, और एक इसमें ना एक सारणिक का एक मेथड और दे रखा है, अपने सारणिक की सहायता से भी उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो बीजगणितीय तरीके से जैसे 2i दिया हुआ है, तो इस 2i कैप को इन तीनों के साथ लिखना है, मतलब 2i कैप फिर क्रॉस लगाया, तीनों को लिख देंगे इस तरीके से 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 4k कैप। इसी तरीके से माइनस के 3j को लिखेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे और इन तीनों को लिख देंगे कि 3i कैप प्लस 4j कैप फिर 4k कैप, फिर प्लस 4k कैप को लिखेंगे, फिर क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 4k कैप। जैसे भी बीजगणितीय गुणा करते हैं उसी तरीके से कि पहले इस मान को इन तीनों के साथ लिखा, फिर इस मान को लिखा, फिर इस मान को लिखा। अब यहाँ देखिए संख्या का संख्या से गुणा, और i, j और k का जो गुणा मैंने अभी बताया था उसी के अकॉर्डिंग चलना है। मतलब सबसे पहले इसका गुणा करेंगे यहाँ इसके साथ, तो 2 तिया 6 तो बन जाएगा, लेकिन i और i दोनों एक जैसे आ गए, एक जैसे आ गए तो 0 सदिश, ठीक है, दोनों एक जैसे है तो 0 सदिश। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा 4 से हो जाएगा 8, और i क्रॉस j, तो i क्रॉस j को अपनों ने लिखा था क्या, k कैप, तो i क्रॉस j नहीं लिखेंगे, k कैप लिख देंगे। अब आ जाओ यहाँ पर 2 का गुणा -4 से, तो माइनस का 8, और i क्रॉस k, ये अब वामावर्त हो गया, दक्षिणावर्त चला गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, कि k क्रॉस i होता, अगर k क्रॉस i होता तो अपने j प्लस का लिख देते, लेकिन अब ये i क्रॉस k है तो माइनस j बन जाएगा। बस आप ये उस सर्कल को ध्यान में रखना, उससे ये रिजल्ट अपने आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो वो रिजल्ट साइड में लिख के रखें और वहाँ से अपने डायरेक्ट अगर अपने इसको लिखते रहें तो वो भी बढ़िया रहेगा कि जल्दी लिख सकते हैं कि i क्रॉस k जो है वो माइनस j के बराबर हो जाएगा। तो ये मैं प्लस कर रहा हूँ, ध्यान देना, और यहाँ पर मैं j लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पहला गुना आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ 3 तिया 9 माइनस का 9 आ गया, और j क्रॉस i, अब ये भी विपरीत क्रम में है, ठीक है, आप उस सर्कल को ध्यान रखना कि i, j और k इसी क्रम में रहे तो प्लस में आएगा, इसके विपरीत हो गए तो माइनस में आएगा। तो ये करेगा कि j क्रॉस i, अब j से i तो क्रम चेंज हो गया, विपरीत हो गया ना, तो माइनस k लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा k कैप। 3 का गुणा 4 से तो माइनस का 12, ठीक है, 3 का गुणा 4 से करते 12 के, लेकिन j क्रॉस j है मतलब 0 सदिश, क्या बन जाएगा, 0 सदिश बन जाएगा। अब -3j का गुणा -4 के से करना है, तो -3 का -4 से करूँगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। अब j क्रॉस k, तो j क्रॉस k एक ही क्रम है तो प्लस में आ जाएगा i कैप। और इसी तरीके से उस लास्ट वाले को सोल्व कर लेंगे अपने कि 4 तिया 12, ये लो प्लस का 12, k क्रॉस i, तो k से i की तरफ, k से एक ही क्रम है तो प्लस में आएगा j, ठीक है, तीसरा आ जाएगा j। फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16, k क्रॉस j, k से j की तरफ विपरीत क्रम है तो माइनस में i बन जाएगा, तो माइनस का i, और 4 चौक 16, लेकिन k और k सेम है तो 0 सदिश बन जाएगा, ठीक है, तो 0 सदिश, माइनस का 16 गुणा में 0 सदिश। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो
जीरो सदिश के साथ किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो जीरो सदिश बन जाएगा। ये 8 के सदिश, ये 9 के, और कहीं के नहीं है ना, तो इन दोनों को सरल कर लो, 17 के कैप। ठीक है, फिर 8J 12J कितना बना ये 20J कैप। और आई वाले पद कहाँ पर है, तो आई वाले पद ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, तो माइनस का 4i कैप। ठीक है, प्लस का 12 और माइनस का 16 है, तो माइनस का 4i कैप। और ये जीरो सदिश और वो भी जीरो सदिश। हालांकि जीरो सदिश यहाँ पर एक तरीके से जीरो का ही काम करेगा सदिशों के लिए, उसे रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो जीरो सदिशों को प्लस कीजिए माइनस कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जीरो सदिश को यहाँ इसमें जोड़ोगे तो सेम यही रह जाएगा। मतलब जीरो जो है एक तरीके से यहाँ पर संख्या की तरह ही काम कर रहा है, तो आप जीरो को यहाँ पे लास्ट में छोड़ भी सकते हैं। फाइनल जो रिजल्ट है वो अपना ये जो बीच वाले मान है ये रहेगा कि माइनस का 4i कैप। ठीक है, आई वाले पद को पहले लिखेंगे, फिर जे वाले पद को लिखेंगे और फिर इस के वाले पद को लिख देंगे। तो ये इसको सरल करने का तरीका हुआ जो कि हमने बीजगणितीय नियम से इसको सोल्व किया है। और अब ये जो रिज़ल्ट है यही सेम रिज़ल्ट हम सारणिक की विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब सारणिकों की सहायता से कैसे ज्ञात करना है तो वो देख लीजिए। ठीक है, रिज़ल्ट यही आएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से सोल्व करके देख लेना। तो इसको सरल करने के लिए एक और मेथड है, इस तरीके से अपने एक सारणिक बना लेंगे और यहाँ लिख लेंगे i कैप, j कैप, k कैप। जो सदिश पहले दिया हुआ है उसके गुणांक पहले आएंगे, 2 -3 4। ठीक है, और जो सदिश बाद में दिया हुआ है उसके गुणांक बाद में आएंगे, 3 4 -4। पहली पंक्ति फिक्स है, i, j और k वाली रहेगी। दूसरी और तीसरी पंक्ति में ये गुणांक लिखने होते हैं। जो सदिश पहले आएगा उसके गुणांक भी पहले आएंगे, और जो सदिश बाद में है उसके गुणांक बाद में। अब इसका प्रसार कर दो, तो इसका प्रसार करोगे कैसे, इस प्रथम पंक्ति के अनुसार। तो सबसे पहले लिखा i, मतलब इस i के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे। ये सरल करना आप अच्छे से जानते हैं। तो 4 इसका गुणा किया तो 12, फिर माइनस का निशान, इन दोनों का गुणा करूँगा तो 16, फिर माइनस का निशान लगा के जे कैप लिखेंगे। मतलब ये वाला पद, अब ये वाला पद लेना है तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे। अब इसको हटा दो। ठीक है, ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे। तो 2 का गुणा यहाँ -4 के साथ, फिर माइनस का निशान, और 3 का गुणा यहाँ 4 के साथ 12, फिर लगाएंगे के कैप, इस बार इसको छोड़ देंगे। अब इस के लिए सॉल्व करना है तो के वाला स्तंभ और ये के वाली पंक्ति छोड़ देंगे, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 8, फिर माइनस, और इन दोनों का गुणा माइनस का 9 तो प्लस का 9, तो 12 माइनस का 16, तो ये रहा माइनस का 4i कैप। यहाँ भी माइनस का 4i कैप ही बनेगा। फिर ये माइनस का 20, लेकिन बाहर भी माइनस है तो प्लस का 20j कैप, और वो 8 और 9 17, तो 17 के कैप। तो आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने को इस मेथड का ही यूज़ करना है क्योंकि सरल है उससे। ठीक है, वहाँ पर टाइम लगेगा, इसे डायरेक्ट अपने सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जो एक्सरसाइज 13.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे, और 1-2 चीज़ें और है जो अपने वहीं पर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका जो एग्जाम्पल वगैरह है वो एग्जाम्पल करके देख लेना। थैंक यू।